नमस्कार के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। वैक्सीन को लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद सियासत, राजधानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। उत्तराखंड के 3 जिलों के स्थानीय लोगों को धामों में दर्शन की इजाजत। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोग कर सकेंगे दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया फैसले का स्वागत। गिरिनाग में अपने घर लौटे प्रवासियों ने की पहल। अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे काम। अपने हाथों से श्रमदान करके कर रहे सड़क निर्माण। उत्तराखंड में कोरोना के 127 नए मामले। टिहरी में सबसे ज्यादा 72 केस। मौजूदा वक्त में प्रदेश में 762 एक्टिव केस। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने के बाद अब सियासत भी जोर मारने लगी है। राजधानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस अब स्थायी राजधानी को लेकर नई सियासी जंग का मैदान तैयार करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश से जन्मा उत्तराखंड राज्य 20 साल पहले बन गया था, जिसके लिए कई उत्तराखंडियों ने लाठी डंडे के साथ अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। अब ये राज्य लगभग 20 साल का हो चुका है और इस राज्य की विडंबना है कि राज्य को स्थायी राजधानी अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से 20 सालों तक सत्ता में आई कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने इसको लेकर जनता के सामने प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास कहीं न कहीं विफल दिखाई दिए। 2017 में एक पहल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद 8 जून 2020 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। और इस राज्य में स्थायी राजधानी आखिर कब बनेगी, अब राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को लेकर सड़कों पर भी उतर गए हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन होने के बाद उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार जहां इसे राज्य के हित में फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से राजधानी को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि बीजेपी का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन पहले सरकार यह भी बता दे कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहां है, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड स्थायी राजधानी के तौर पर देहरादून से संचालित हो रहा है। ऐसे में अब सरकार ने जनता के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि राज्य की स्थायी राजधानी कहां होगी। भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहां है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, राजधानी का स्थान अब भी नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की सौगात तो दे दी और साथ ही शहीद हुए उत्तराखंड के वीरों को भी याद किया कि उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आज फिर एक ऐतिहासिक दिवस है। जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें। भले ही उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल हो चुके हों, लेकिन
दुर्भाग्य रहा है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश को स्थायी राजधानी अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन लगातार राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे लोगों को एक सबक त्रिवेंद्र सरकार ने जरूर दिया है। त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद लोगों की जनभावनाओं का ख्याल रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। नजर डालते हैं उत्तराखंड में आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ। अब तक 1537 कोरोना पॉजिटिव केस की हुई पुष्टि। राज्य में 126 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। अभी तक 755 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। टिहरी 72 और देहरादून में 21, हरिद्वार में 7 और पिथौरागढ़ में 7, बागेश्वर में 5 और पौड़ी में 4, रुद्रप्रयाग में 4 और नैनीताल में 4, अल्मोड़ा में 1, उत्तरकाशी में 1 और मंगलौर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें, मलकपुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक पर कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि 26 मई को युवक दिल्ली से वापस लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने युवक के परिजनों को आइसोलेट कर दिया। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस का जवान भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के सभी जवानों के टेस्ट किए जाने शुरू कर दिए गए। तो कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में आने वाले डॉक्टर भी अब सभी डॉक्टर व कर्मचारियों के टेस्ट करने में जुटे गए हैं। मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर सहित लगभग 35 कर्मचारी मौजूद हैं, जिनके टेस्ट भी आज बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए गए हैं। मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ के आदेश के बाद पूरे स्टाफ के टेस्ट किए जा रहे हैं। जो कर्मचारी आज मौजूद हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और जो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए उनके कल टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन जो निर्देश भी है और आवश्यक भी है कि हम अपने जो हेल्थ पर्सनल हैं, हमारे जो हॉस्पिटल में काम करने वाले फोर्थ क्लास से लेकर के अधिकारी वर्ग तक, ठीक है, चाहे वो फील्ड कर्मचारी हो चाहे वो, उन सबका टेस्ट होना है संडे के दिन। और जब वो आई थी तो उपस्थित, ये दुर्भाग्य कहिए मेरा कि मैं उपस्थित नहीं था। मैं उस समय एक दवा लेने के लिए मैडम का, चूँकि गाड़ी पेशेंट है, थोड़ा चलता है, नहीं मिल पाया था, ये लोग गए थे तो या नहीं उसके पास रहा होगा। और नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री फैसिलिटी एक्ट 2019 को असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मार्केट रेट से किराया देना होगा। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फैसिलिटी एक्ट 2019 बनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों से मार्केट रेट से वसूली के आदेश कर दिए गए हैं। यही नहीं, पूरे देश में इसका मैसेज आएगा। जो लूटमार कर रहे हैं राजनेता, वो कुछ कम पड़ेगा। सब ने, जितने भी है ना, उमा भारती, राजनाथ, सब, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने, चाहे 2 दिन चीफ मिनिस्टर है हो चाहे 1 दिन है हो। इतने बड़े बड़े लोग, इतने पैसे वाले लोग, कोई गरीब आदमी होता, फटीचर आदमी होता, बैलगाड़ी में चल रहा होता, ई रिक्शा में चल रहा होता, तो हम कहते चलिए माफ कर दीजिए भाई, बहुत सादगी वाले हैं। लेकिन इतने बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े बड़े लोग, और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय को उस पर आदेश करना पड़ रहा है। स्वागत करते हैं, पूरे देश में इसे नजीर मानना चाहिए और पूरे देश के अंदर उन लोगों को
सरकार का एक एक पैसा देना चाहिए जो अधिकृत नहीं थे और उसके बावजूद सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। और बात उधम सिंह नगर की करेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेजा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग दिल्ली से रुद्रपुर आया था, जिसको प्रशासन के द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया था। ये कल एक केस हुआ था, दुखद हादसा। रात में जो है होम क्वारंटाइन में दिल्ली से आए थे ट्रैवल करके, 87 वर्षीय वृद्ध थे और जैसे कि घर वालों से पता लगा कि उनका जो है मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो बॉडी जो है उनका हम लोगों ने सैंपल पहले लिया था, तो उसमें ट्रू नॉट में जो है वो पॉजिटिव आया सैंपल। और कोरोना संकट के चलते प्रवासी नागरिकों की घर वापसी लगातार जारी है। देश के विभिन्न प्रदेशों से अभी तक जनपद चमोली के 27,802 प्रवासी घर लौट चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार घर लौटे प्रवासियों की मेडिकल जांच के बाद क्वारंटीन किया गया। मेडिकल टीम प्रतिदिन क्वारंटाइन व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने में जुटी हुई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में समस्त खंड विकास अधिकारी एवं उप कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में संचालित मनरेगा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता का पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत अच्छा कार्य कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने पर जिलाधिकारी ने जनपद की पूरी मनरेगा टीम को बधाई दी। और अब बात नैनीताल की कर लेते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने हवाई सेवा से आने वाले प्रवासियों के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि यात्रियों को जबरन पेड क्वारंटीन में ना भेजें। यात्रियों की सहमति से ही उन्हें पेड या सरकारी क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे खंडपीठ हुई। देखिए 25 मई को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून ने एक आदेश जारी किया था। उसके तहत देहरादून के आसपास के 36 होटल को उन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें ये कहा गया कि जो लोग भी हवाई जहाज़ से उत्तराखंड आएंगे उनको वहाँ पर पेड क्वारंटीन में भेजा जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन उसकी आड़ में वहाँ के एयरपोर्ट के जो कर्मचारी थे सभी यात्रियों को ज़बरदस्ती पेड क्वारंटीन में होटलों में भेज रहे थे। जिन लोगों के पास पैसा भी नहीं था तो उनको बहुत परेशान किया जा रहा था और धमकाया जा रहा था। इस पर माननीय न्यायालय में हमने आज याचिका डाली थी, जिस पे आज माननीय न्यायालय ने इसको फाइनली निस्तारित कर दिया है और ये कहा है कि आप जबरदस्ती किसी को पेड क्वारंटीन में नहीं भेजेंगे और प्रत्येक यात्री से लिखित सहमति लेंगे। अगर वो पेड क्वारंटीन में जाना चाहता है तब उनको उन होटलों में भेजेंगे, अन्यथा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें ही उनको भेजा जाएगा। किसी को जबरदस्ती पेड क्वारंटीन में नहीं भेजा जाएगा। और उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जनपद चमोली से मंगलवार को 55 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए थे, जबकि पूर्व में भेजे गए 3 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। अब तक कुल 1118 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 719 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 34 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जबकि 365 सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। अब तक कोरोना संक्रमित 20 मरीजों के पूरी तरह से स्वस्थ होने पर कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर से डिस्चार्ज किया जा चुका है। और लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से डोईवाला के सभी स्कूल व कॉलेज बंद चल रहे हैं। इसी बीच अनलॉक 1.0 में प्रदेश सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की वार्षिक परीक्षा कराने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके विरोध में प्रदेश के 27 महाविद्यालयों के छात्र सांकेतिक धरना देकर विरोध जता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछली कक्षा के
परीक्षा परिणामों से 10% अधिक अंक देकर उत्तीर्ण किया जाए। साथ ही छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ किया जाए, जिसका कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मानवाल ने समर्थन किया है। यही चल रहा है कि जो ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसमें भी सरकार हमारे से फीस वसूल रही है। सभी के सबके काम धंधे बंद है, फिर भी सरकार हमारे से फीस क्यों वसूल रही है। हमारे लगभग 27 कॉलेजों में धरने चल रहे हैं। सभी छात्रों की यही मांग है कि इस बार की फीस माफ हो और जो हमारे पेपर हो रहे हैं वो पेपर ना हो के हमको सबको प्रमोट किया जाए। लॉकडाउन में मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रवासी अपने घरों को लौटकर आ गए हैं। कई प्रवासी लोग अपने समय का सदुपयोग अपने गांव के क्षेत्र विकास के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा गंगोलीहाट विकासखंड के टुंडा चौड़ा गांव में देखने को मिला है। आपको बता दें, बीते 12 दिनों से प्रवासियों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के लिए अपने हाथों से श्रमदान करके सड़क के निर्माण में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय में 15 किलोमीटर दूर ग्राम सभा टुंडा चौड़ा गांव आज तक सड़क की सुविधा से वंचित है। कई बार सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण उठा चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सड़क नहीं होने से आए दिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क से 4 किलोमीटर दूरी पर इस गाँव में लौटे प्रवासियों ने गाँव में एक मुहिम चलाई। गाँव तक सड़क का निर्माण श्रमदान करके बनाने का निर्णय लिया, जिस पर गांव की महिलाओं से लेकर प्रतिदिन श्रमदान कर अभी तक 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है। नोएडा जॉब करता था कॉल सेंटर पे, वहाँ से मैं अभी कोरोना की वजह से गांव आया और फिर क्वारंटाइन में था, फिर होम क्वारंटाइन में था। फिर इसी तरह यहाँ सभी लोगों ने पहल की थी कि रोड बनानी है, हमें रोड चाहिए गाँव में, गांव का विकास करना है। तो मैं भी इसी पहल से जुड़ गया और सभी लोगों ने अपने अपने खेत दान करे और इस तरह से हम अभी जुड़े। पिछले वर्ष हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान करीब 17 सालों से बाहर नौकरी कर रहे गोविंद सिंह और उनकी पत्नी नौकरी छोड़कर अपने गांव के विकास के लिए गांव आकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े। महिला सीट होने के कारण गोविंद सिंह की पत्नी मनीषा देवी ने चुनाव लड़ा, विजय हासिल की। एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार होने के कारण ग्राम प्रधान मनीषा देवी ने गांव में आने के बाद वर्षों से ठप हुए गांव में विकास कार्य भी किए। ग्राम प्रधान ने लॉकडाउन में प्रवासियों युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए सड़क निर्माण की अलग जगाई, युवाओं को आगे किया और पिछले 12 दिनों से गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रोड खोद चुके हैं। सुबह काम 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 8 या 9 बजे तक 2-3 घंटा। इसमें सभी युवा लोग जो हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिला है। ग्रामीण की ये पहल सरकार को आईना दिखाने का भी काम कर रही है। यदि ये गांव सरकार के भरोसे रहता तो आज भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंचती। ग्रामीणों द्वारा तैयारी की गई सड़क तो पता चलता है कि विकास के लिए लोगों को सरकार पर निर्भर नहीं होकर अपने हाथों से ही विकास की डोर खींचनी पड़ती है। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप महरा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा।
जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1 जून से सरकार अनलॉक बंद शुरू कर चुकी है। वहीं सरकार ने तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक जिम वालों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर जिम संचालकों में चिंता है, क्योंकि बहुत से जिम संचालक किराए की जगह लेकर जिम चलाकर अपना कारोबार चलाते हैं, पर पिछले 3 महीने से सभी जिम बंद पड़े हुए हैं। जिम संचालकों का कहना है कि सरकार को उनको भी जिम खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए, जिसके बाद सरकार उन्हें जो भी गाइडलाइन देगी उसको भी वह फॉलो करेंगे। मंगलोर में ऐसे ही जिम में खड़े हैं, दिखाना चाहेंगे जो जिम है सुनसान पड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते थे, युवा आते थे, कसरत करते थे, लेकिन अब वो नहीं आ पा रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मंदिर मस्जिद खोल लिए गए हैं, धार्मिक स्थल। जी, मंदिर मस्जिद खोल दिए गए हैं। हम लोगों की बस सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के भी बारे में सोचें। हम लोगों का जो है कि अब दिक्कत आ रही है, काफ़ी बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को, खर्चे के लिए भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए तो जैसे कि सरकार ने अभी कुछ गाइडलाइंस जारी नहीं की है, और कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? जी, हम लोगों को मेरा रेंट ही 20,000 रुपये के करीब है। 3 महीने हो गए हैं मुझे, और कोई भी लड़का जिम में नहीं आ रहा है। तो ऐसे जिम संचालक इनका कहना था कि जिस प्रकार सरकार ने जो है मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थल खोल दिए हैं, वो मॉल भी खोल दिए गए हैं, और ये भी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका जिम भी खोला जाए, और जो सरकार के गाइडलाइंस है वो इनका पालन करने की बात भी कर रहे हैं। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया है। बदले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय अब 22 जून से शुरू होंगी। शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुदम्बरम ने बोर्ड परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके मुताबिक अब परीक्षाएं 22 से 25 जून तक होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुदम्बरम ने संशोधित कार्यक्रम जारी करने के साथ ही बताया कि परीक्षा केंद्रों में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही फिजिकल डिस्टेंस भी बनाया जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। कुछ परीक्षा केंद्र हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हुए हैं, तो उनके लिए जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि 15 जून तक आप इसको अनिवार्य रूप से हैंड ओवर करें, और उसके बाद उन केंद्रों की सैनिटाइजेशन किया जाएगा, और जो परीक्षा केंद्र बनेंगे वहाँ पर IR थर्मामीटर की व्यवस्था की जाएगी। जो आने वाले बच्चे हैं उनको टेम्परेचर चेक करके अंदर अलो किया जाएगा। और नैनीताल हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास व अन्य भत्तों को माफ करने का फैसला लिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द सरकारी आवास व अन्य भत्तों को जमा करें। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधाएं दी जा रही हैं वो गलत है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।